हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि मौसम इस समय बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। बार बार से तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। अभी ये सिर्फ तीसरी बार मुझे कुछ शुरू हो चुकी है क्लास करना शुरू नहीं करती हूँ कि गला वापस से होने लग जाता है, क्योंकि घर पे सब एक के बाद एक बीमार है। एक सही होता है तो दूसरा हो जाता है, दूसरा सही होता है तो तीसरा बढ़ जाता है, तीसरा सही होता है तो चौथा बढ़ जाता है। तो वायरल चल रहा है इस समय और एक के बाद एक सब बीमार हैं। और जब तक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है पहले वाले का नंबर वापस से आ जाता है। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों से थोड़ा हो जाता है, स्कूल जाते हैं, है ना, तो बच्चों को जल्दी हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो वो जल्दी हम सबको बांट देते हैं स्कूल से ला के। तो क्या कर सकते हैं, मौसम ही चल रहा है, हर बच्चा परेशान है, सब इस समय वायरल बहुत है। तो अपना ख्याल रखिए। और इसलिए मैंने क्लासेस पहले शुरू कर दी हैं आपकी, ताकि इस बार मेरी कोशिश ये रहेगी, अगर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हुई या कुछ और, ईश्वर ना करे बीमार पड़ूँ, ना ईश्वर करे कि कोई प्रॉब्लम आए, तो क्लासेस डिले नहीं होंगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि क्लासेस में डिले ना करूँ। तो इसलिए मैंने पहले से शुरू कर दिए। मैंने थोड़ा टाइम लिया पेट एग्ज़ाम के बाद, ताकि थोड़ा सा मैं खुद भी ठीक हो पाऊँ और उसके बाद आपकी क्लासेस भी धीरे धीरे शुरू कर पाऊँ। ताकि क्योंकि एक दिन में 3 क्लासेस आती हैं आपकी, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे आपके लिए कितना कंटेंट प्रोवाइड, हर डेली मुझे 3 क्लासेस करनी ही करनी होती हैं। प्लस अपना खुद का काम है, अपनी खुद की भी थोड़ी बहुत स्टडी है, वो देखती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कितना बिज़ी शेड्यूल है, और 3 क्लासेस देती हूँ तो बहुत समय लग जाता है। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम ये NCERT सार कर रहे हैं यूथ कंपटीशन की, और इसमें हम क्लास 6 से 12 तक की अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट करें। तो कल हमने इसमें सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था, अफवाह तंत्र चल रहा है, और आज हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे। तो हमने यहीं से कल वाइंड अप कर दिया था। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करते, बहुत बातें हो गई हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आधे घंटे का आपका ये वीडियो होगा, इससे ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, और आधे घंटे में जितना टॉपिक कवर हो सकता है हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट करते हैं थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं बहुत फास्ट चलती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये तिब्बत चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से में शुरू होती है, जहाँ इसे तसांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तसांगपो। और इस बार ये क्वेश्चन जो है ना, ये तिब्बत वाला तसांगपो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आपका पेट में आया था, आप याद करिए, जिन्होंने पेट दिया है उन्हें पता होगा। और ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो दिहांग नाम से कहाँ प्रवेश करती हैं भाई? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता है। नदी का क्या नाम है? तो नदी का नाम है भाई ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, और ये नदी है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। तो जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं ब्रह्मपुत्र, वैसे ही ये जमुना के नाम से जानी जाती हैं। वह नदी जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है ब्रह्मपुत्र नदी। प्रसिद्ध माजुली द्वीप आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, अपने प्रवाह के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और ये भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। वो नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो भाई ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। वो नदी जिसका उद्गम स्थान तिब्बत में है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है वो
तिब्बत की मानसरोवर झील में है। ठीक है, सदिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। वो नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी जो वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो तिस्ता नदी जो है वो पहले गंगा की सहायक थी और वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई है तिस्ता नदी। हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है नदी अपहरण करना। तो हिमालय की जो नदियां हैं वो नदियों को क्या कर लेती हैं, अपहरण कर लेती हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे में मिल जाती हैं, तो वही हो गया अपहरण करना। वो नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का स्रोत बिंदु एक ही है, मानसरोवर झील। ठीक है, मयूर द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। मयूर द्वीप कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तब इसे क्या कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। डैश राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है जो मृदु संपीड़ित निक्षेपों से बना है। और ये राज्य कौन सा है, तो ये है आपका मिजोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती हैं, तो हिमालय की पूर्वी सीमा अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन पहले, ब्रह्मपुत्र नदी चिन्हित करती हैं। लोहित नदी किसकी सहायक है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक है लोहित नदी। ठीक है, शियांग, तिरप और कामेंग अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाई जाने वाली नदियां हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डैश अक्षांशों के बीच स्थित है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है। नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती हैं, यानी रामचा बरवा से यू टर्न लेती हैं और अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। असम के डैश शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो असम के धुबरी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर कौन बहती है, तो तिस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, दिबांग नदी की मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं। धनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। तो अब पहुंच गए हम गंगा नदी पे, गंगा नदी देख लेते हैं भाई। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की गंगा नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है। यमुना नदी सहायक नदी है, किसकी, गंगा की। ठीक है, गंगा की सहायक है यमुना। हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तर प्रदेश की त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का स्थान है। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है गंगा। वह नदी जो गौमुख हिमनद ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, तो वो है भागीरथी नदी। गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का प्रमुख कारण है जल जीवन में कमी हो रही है। हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा नदी। गंगोत्री से निकलने वाली वो भारतीय नदी जो मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई हैं वो है गंगा। देवप्रयाग उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है। सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है तो वो है गंगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की प्रमुख शाखा पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण है अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है टोंक नदी। तो टोंक नदी किसका हिस्सा है ये आप बताएंगे फरक्का के बाद कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा के नाम से। वो स्थान जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं तो वो मिलती हैं देवप्रयाग में। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि खुद तो कुछ बताती नहीं है और हमें कह देती है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आप उसके बारे में देखेंगे तो 4 चीज़ें आपको और मिलेंगी। और रही बात मेरे बताने की तो मैं इतनी मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मुझे जो समझ आता है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि
अगर मैं थ्योरी टाइप में आपकी क्लासेस लूँगी ना, जैसे कि मैं बोर्ड पे लेती हूँ, आप अभी इससे पहले आर ओ की क्लासेस मैंने दी थी, तो आपको बोर्ड पर दी थी, वाइट बोर्ड पर, तो आप वो क्लासेस जाके दे सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो अगर आपको वैसा चाहिए तो फिर मैं बोर्ड पर जाकर आपको बोर्ड पर दूँगी, ठीक है। इस तरह से फिर मैं बुक में नहीं मतलब देना चाहती हूँ। मैं जब आपको थ्योरी पूरा पढ़ाऊँगी तो फिर मैं वो बोर्ड पर ही पढ़ाऊँगी, फिर मैं ये सिर्फ बुक से नहीं पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपको बुक से पढ़ना है तो फिर जो बुक में लिखा हुआ है उसे पढ़ते चलते हैं और रिवीजन करते चलते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर चाहिए कि मैं आपको पढ़ाऊँ, मैं आपको बताऊँ, तो फिर मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगी। फिर उसमें मैं अच्छे से समझाती भी हूँ, डिस्क्राइब भी करती हूँ टॉपिक में। मुझे जितना टॉपिक की नॉलेज है, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत ज़्यादा ज्ञाता हूँ, पर जितना मुझे टॉपिक आता है, जितना मुझे समझ है टॉपिक की, उतना मैं उस टॉपिक को बोर्ड पर डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो आपको अगर चाहिए कि आप बोर्ड वाला, तो आप पहले वो वीडियोस देख लो। अगर आपको वो पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ, आप उस तरह से आप हमें वीडियो प्रोवाइड करा दो या आप उस तरह से क्लासेस कर दो, तो मैं फिर इसको बंद करके वैसे शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करती जाऊँगी, ठीक। चलिए, अध्यारोपित नदी का उदाहरण। तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? तो बेतवा नदी मिलती है यमुना में। यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी, वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो भाई बद्रीनाथ जी का मंदिर है अलकनंदा पर। अब आप मुझे ये बताइए कि बद्रीनाथ में कौन से भगवान है, मतलब बद्रीनाथ जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है या विष्णु भगवान को समर्पित है? तो शिव भगवान का मंदिर है ये, भोले बाबा का, या फिर हमारे नारायण का, हमारे विष्णु भगवान का? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, बद्रीनाथ जो है किसका मंदिर है, किसको समर्पित है? गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। वो नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है वो है कोसी। वो नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है तो वो है राप्ती। और बद्रीनाथ से जुड़ी हुई एक स्टोरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप अगर बताओगे तो उसके बाद मैं इससे जुड़ी हुई एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी, तो वहाँ तो मैं आपको बता ही दूंगी कि बद्रीनाथ मंदिर किसको समर्पित है। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक जो कहानी है जो मुझे पता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो कौन सी है? तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी है गोमती, जिनका उद्गम कहाँ पर है? मैदान में है, ठीक है। गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है, तो सोन का प्रवाह जो है वो उत्तरी दिशा में है। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है भीलांगना। भागीरथी नदी का प्रमुख गोमुख हिमनद से होता है, वो देवप्रयाग से अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनाती है। नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है। तो मिलाम हिमनद में गौरी गंगा का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है। 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला है गंगा बेसिन। देवप्रयाग में भागीरथी जो है वो अलकनंदा से मिलती हैं। गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है गंडक नदी। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग में। गंगा नदी उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर में होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। गंगा नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों के द्वारा बांटा गया है। गंडक नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है। कौन सी नदी? गंडक नदी। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच अंबाला क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घाघरा और सोन नदी की सहायक नदी कौन है? तो वो है भाई गंगा। गंगा नदी की एक सहायक नदी है घाघरा। अलकनंदा नदी सतोपत और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती हैं। अलकनंदा जो है वो सतोपत ग्लेशियर से और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती थी, ठीक है। अब हम पहुंच गए हैं गोदावरी और कावेरी नदी पर, तो चलिए ये भी कर लेते हैं, समय बहुत है अभी हमारे पास। काबिनी, हेमवती और अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? कावेरी की, ठीक। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है गोदावरी नदी। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले में।
कावेरी नदी की सहायक नदी है लोकपावनी और भवानी। मध्य भारत की वो नदी जिसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती हैं। तो ताप्ती आपकी यानी तापी जो है वो अरब सागर में मिलती है। इसके साथ साथ आपकी नर्मदा नदी भी अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी और अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं गोदावरी नदी। ठीक है, वो नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कावेरी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वो नदी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती हैं, तो वो है कलपोंग। कलपोंग जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई गोदावरी है। वो नदी जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर कौन से हैं? तो भाई नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद आपका गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। भारतीय नदियों में जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है गोदावरी का। भारत की गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी की उस शाखा का नाम है जो गोदावरी नदी की उस शाखा का गौतमी नाम है जो पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतर क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में डैश को तमिल में पूनी के नाम से भी जाना जाता है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो भाई प्राचीन काल में कावेरी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र कहाँ पर है? तो गोदावरी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, गोदावरी बेसिन का लगभग 50% भाग जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, इसीलिए जलग्रहण क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा है यहाँ। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी है कावेरी। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी है कावेरी। ठीक है, 12मासी नदी है आपकी कावेरी, यानी कि 12 मास मतलब पूरे 12 महीने यहाँ पे इसमें कावेरी में जल भरा रहता है। ठीक है, कभी सूखती नहीं है। कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अब हमें सुमेल करना है और उसके बाद हम कृष्णा और महानदी नदी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, यमुना का उद्गम कहाँ है भाई? तो यमुनोत्री बंदरपूंछ में है। कृष्णा का उद्गम है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। गोदावरी उद्गमित होती हैं त्र्यंबकेश्वर नासिक से और महानदी उद्गम होती है सिहावा पहाड़ी से। ठीक है, तो अभी समय है हमारे पास, तो हम कृष्णा और महानदी भी कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए एक मिनट पानी पी लेती हूँ। खांसी और अच्छा इस समय कोल्ड नहीं है, खांसी है मुझे खाली। बैंड बजा दिया आवाज़ कितनी मोटी हो गई है मेरी। चलिए, डैश नदी का निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। तो महानदी नदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। वो नदी जिसके बेसिन पर कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। तो कृष्णा नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। एक गैर 12मासी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी है एक गैर 12मासी। वो नदी जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास है। तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महानदी तंत्र भारतीय महाद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और
उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो महानदी जो है वो भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। वो नदी प्रणाली जो मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है महानदी। ठीक है, वो नदी जो पश्चिमी घाट से निकलती है, तो पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा नदी। वो नदी जो कटक से होकर बहती है, कटक से होकर बहती है महानदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तेल। तो कृष्णा की कौन कौन सहायक नदियां हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डैश नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये नदी है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है? तो ये नाम है पोनानी, जो पश्चिम में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। मूसी नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, मूसी नदी। भारत में भ्रंश घाटी से होकर कौन बहती हैं? तो नर्मदा बहती हैं और इसके साथ साथ एक और बहती हैं और वो है तापी। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है सह्याद्री श्रृंखला। तो कृष्णा नदी जो है वो सह्याद्री श्रृंखला से निकलती है, यानी कि पश्चिमी घाट से। डैश नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ओंग और तेल महानदी की सहायक नदियां हैं। कौन है? ओंग और तेल। बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं कौन? कृष्णा नदी। ठीक है, अब अन्य नदियों को भी देख लेते हैं, अभी हमारे पास समय है। ठीक है, तो नदी पर डैश नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया। तो पंचेत हिल बांध याद कर लीजिए। बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है बांध, जलप्रपात, बांध से। तो पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है दामोदर नदी पर। कौन सी नदी पर? दामोदर पर। काली और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को नाम दिया गया है नेपाल हिमालय। क्या नाम दिया गया है? काली और तिस्ता के बीच को नेपाल हिमालय। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं देवप्रयाग में। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है तापी। वो नदी जो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती हैं। तो पेन्नार जो है वो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती हैं। वो नदी जो यमुना से नहीं मिलती, तो सोन नदी यमुना से नहीं मिलती हैं। ठीक है, नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी अमरकंटक से निकलती हैं। तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, उसके साथ साथ सोन भी आपकी अमरकंटक से निकलती हैं। वो नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज भारत में उद्गमित नहीं है। सतलज कहाँ में उद्गमित है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सोन सबसे छोटी नदी है। भारत का रूर दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। वो नदी जिसका समागम अरब सागर में है। तो नर्मदा का समागम भी अरब सागर में है और ताप्ती का समागम भी अरब सागर में है। इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। वह प्रमुख नदी तंत्र समूह जिसके द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ। तो भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के समूह के द्वारा हुआ है। वो नदी जो पूर्व की ओर बहती है, तो दामोदर जो है वो पूर्व में बहती हैं। वो नदी जो सिक्किम से निकलती हैं और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। तो तिस्ता नदी जो है वो सिक्किम से निकलती हैं और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। व्यास और रावी के बीच स्थित है बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी दोआब। पूर्णा और गिरना नदियाँ ताप्ती नदी प्रणाली की सहायक नदी हैं। कौन? पूर्णा और गिरना। मालवा के पठार से होकर बहती है बेतवा नदी। दक्षिण भारत की पेन्ना नदी डैश पहाड़ी से निकलती है। तो दक्षिण भारत की पेन्ना नदी जो है वो नंदी पहाड़ी से निकलती हैं। चंबल नदी की सहायक नदी है बनास। गंगा नदी तंत्र से संबंधित है सोन नदी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली नदी, तो भाई बिहार का शोक कहलाती हैं कोशी। ये अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी है नुब्रा और श्योक। तापी नदी का उद्गम स्रोत है सतपुड़ा पर्वतमाला से। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित। कौन सी नदी है? लोहित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरत से होकर बहने वाली नदी है ताप्ती। सूरत से होकर कौन बहती है? ताप्ती बहती हैं।
वो नदी जो एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती हैं वो है नर्मदा। वो नदी जो दादरा और नगर हवेली में बहती है, तो दादरा नगर हवेली में आपकी दमन गंगा बहती है। दमन गंगा कहाँ बहती है? दादरा नगर हवेली में। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदी हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है वो अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है। अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची की सहायक नदी है महानंदा। वो नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो साबरमती आपकी अरब सागर में गिरती हैं। वो नदियाँ जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती है। नदी जो धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है, तो नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। भारतीय नदी प्रणालियों के दो प्रकार मौजूद हैं। पिंडर नदी जो है वो कर्णप्रयाग स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी। गंगा की सहायक नदी कौन है? गंडक है। गंगा की सहायक नदी है यमुना और गोमती भी। यमुना नदी जो है वो इलाहाबाद में गंगा से मिलती है, और इलाहाबाद में कहाँ? प्रयागराज में, है ना। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है। रामगंगा नदी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती, तो रामगंगा नदी जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती हैं, उद्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज सहायक नदियां हैं। तो ये सहायक नदियां हैं किसकी? सिंधु की। ठीक है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लेरू झील जो दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है वो है गोदावरी और कृष्णा। दो नदियों का एक समुच्चय जो अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करता है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। वह नदी जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती हैं और बाद में सूख जाती हैं वो है आपकी सरस्वती नदी। मध्य प्रदेश में स्थित है क्षिप्रा नदी। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं चंबल, बेतवा और सोन। कृष्णा की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। महाराष्ट्र में स्थित है सावित्री नदी। वो नदियां जो भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं वो है कावेरी और गोदावरी। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम माना जाता है। ठीक है। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से भूमिगत नदी है सरस्वती, प्राणहिता नदी, पेनगंगा, वर्धा नदी और वैनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बंगाल का शोक के नाम से कौन जाना जाता है? तो दामोदर नदी जानी जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है सुंदरवन डेल्टा। भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है साबरमती नदी। भारत को रावी, ब्यास और सतलज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है सिंधु जल संधि। वो नदी जो डेल्टा नहीं बनाती, तो नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती हैं। वो नदी जो भारत में ब्रह्मघाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है वो है शारदा। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहती है नर्मदा नदी। तीस्ता नदी का जल विवाद बांग्लादेश देश के साथ है। ठीक है। वो नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, तो तापी नदी आपकी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में आपकी कावेरी, कृष्णा और गोदावरी गिरती हैं। वो नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती हैं वो है ताप्ती। कोशी नदी का स्रोत स्थित है माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में। वो नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी है वो है महानदी। वो भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं वो है नर्मदा एवं तापी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वैगाई। कौन सी नदी है? वैगाई। पश्चिम वाहिनी नदी जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है वो है नर्मदा। वह भारतीय नदी जो एक्शुरी बनाती है, तो एक्शुरी आपकी ताप्ती भी बनाती हैं और नर्मदा भी बनाती हैं। ठीक है। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य में।
दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक है दामोदर। भारत की वो नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं वो है आपकी दामोदर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों और नदियों के नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन और बेतवा नदी पे। ठीक है। संकोश नदी सीमा बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है। वो नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती हैं, तो महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती हैं। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। सतलज नदी के उद्गम से संबंधित है राक्षस ताल। ठीक है। 720 किलोमीटर लंबी है और वो हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहती है, तो वो है रावी नदी। कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरी नाग में एक झरने से निकलती हैं झेलम। शिप्ती नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। किशनगंगा नदी जो है वो झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। झेलम नदी की एक सहायक नदी है पोहरू नदी। कौन सी नदी है? पोहरू नदी। ठीक है। जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है सिंधु नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। घाघरा नदी की सहायक है सरयू नदी जो है वो शारदा की सहायक है। सरयू नदी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। यमुना नदी एक सहायक नदी है चंबल नदी की। डैश नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसाबती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं। तो हुगली नदी की मयूराक्षी, दामोदर और कंगसाबती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं। पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है गंडक नदी। बर्फ पोषित नदी है यमुना। नेपाल हिमालय में मिलान ग्लेशियर से निकलती है जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है सरयू नदी को। कौन सी नदी को? सरयू नदी को। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। अनेर, पंजारा और वाघुर तापी की सहायक नदियां हैं। लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ में तापी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है। तापी नदी का बेसिन जो है वो 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। डैश और तापी नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। तो नर्मदा नदी जो है वो नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। डैश पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो नर्मदा नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। भारतीय राज्य झारखंड ब्राह्मणी, खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है। ठीक है। बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। ठीक है। ऋषिकुल्या नदी उड़ीसा राज्य से होकर प्रवाहित होती हैं। एक प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा। मीठी नदी गुजरती है। तो मीठी नदी जो है वो मुंबई से होकर गुजरती है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक है। अरब सागर में जाके गिरती है माही नदी। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टन्नी से होकर बहती है नंदी नदी। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है साबरमती। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। डैश शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती। तो नेत्रावती आपकी मंगलुरु शहर से होकर बहती है। ठीक है। पूर्वी दिशा में बहने वाली नदी है आपकी ब्राह्मणी। हिमालय की अधिकांश नदियां जो है वो बारहमासी प्रकार की हैं। भारतीय रेगिस्तान थार की एकमात्र बड़ी नदी है लूनी नदी। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास आपकी चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। एकमात्र नदी जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है वो है लूनी नदी। ठीक है। लूनी नदी जो है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। ठीक। भारतीय राज्य त्रिपुरा में आपको मुहुरी नदी मिलेगी। ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक कौन है? तुंगभद्रा है।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती हैं कौन? रावी नदी, ठीक है, और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती हैं। एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती, तो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है लूनी नदी, जो एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 30 मिनट हो चुका है, लेकिन हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए जब टॉपिक ख़त्म होगा तभी ये वीडियो वाइंड अप होगा, ठीक है। तिराप और नोवा नदी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं, ठीक है। दामोदर नदी की सहायक नदी कौन है? बराकर। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और 2 राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं, ठीक है। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के झारखंड राज्य में है। बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेडज राजस्थान के उदयपुर जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। हाँ, कृष्णा की सहायक कौन है भाई? मालप्रभा। मालप्रभा किसकी सहायक है? कृष्णा की। हेमावती सहायक है कावेरी की। मंजरा सहायक है गोदावरी की। प्राणहिता सहायक है गोदावरी की, ठीक है। अब नदी और सहायक नदी नीचे भी देख लेते हैं भाई। तो गंगा की सहायक है सोन, गोदावरी की सहायक है मंजरा, कृष्णा की सहायक है भीमा, यमुना की सहायक है केन, ठीक है। रिहंद परियोजना आपकी रिहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। माता टीला बेतवा नदी पर है और पोचमपाद है आपका गोदावरी नदी पर, ठीक है। ये परियोजनाएं बहुत आती हैं, भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट है मुख्य नदी और सहायक नदी, ठीक है। गोदावरी की सहायक है वेनगंगा, नर्मदा की सहायक है तवा जाओ, कृष्णा की सहायक है दूध गंगा, और कावेरी की इसमें सहायक नहीं लिखी हुई है, तो गायब है, जाओ। तो नदियों के किनारे स्थित नगर जो हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी आज टाइम काफ़ी हो गया है, 35 मिनट्स हो गए तो टॉपिक फिनिश हो गया, क्योंकि टॉपिक अगर हम छोड़ेंगे ना तो फिर ऐसे तो छूटता ही रहेगा बहुत कुछ, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको पसंद आ रहा है तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके, ठीक है। और अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं मुझे तो आप वो मुझे दे सकते हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ, या कोई और बुक आप मुझसे चाहते हैं, या कंटेंट कैसे चाहते हैं, थ्योरी बेस्ड चाहते हैं, ब्लैक बोर्ड पे मतलब वाइट बोर्ड पर चाहते हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं है मेरे पास, वाइट बोर्ड पर चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, कोई दूसरी बुक चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। और सारे वीडियोस को देखिए। क्लासेस आपकी अल्टरनेट चल रही हैं, एक दिन पॉलिटी इकोनॉमिक्स आता है, एक दिन आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है, और बाकी 7th क्लास की एनसीईआरटी आपकी आ रही है, ठीक है। तो तीनों वीडियो की डिटेल्स आपको पता है। सुबह 8 बजे एक वीडियो आता है, दोपहर को 1 बजे एक वीडियो आता है, और 6 बजे भी शाम को एक वीडियो आता है। तो डेली मैं 3 वीडियो आपको देती हूँ, तो आपको बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है और करते जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, और कल हम करेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर को, ठीक है। चलिए, तब तो पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।